And we'll be continuing with where we left the other day. और मैं आपको इतना बताऊं बेटा कि कल हमने बात की थी अबाउट दी नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड के बारे में मैंने आपसे ये कहा कि नाइट्रिक एसिड जो है बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है एट द इंडस्ट्रियल लेवल, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद मैंने कहा था आपसे कि नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास लेबोरेटरी मेथड भी है, और लेबोरेटरी मेथड हमारे पास एक सिंपल मेथड था जहां पे आपने बेटा एक अल्कली मेटल नाइट्रेट जैसे सोडियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया। वहां पे सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। सोडियम नाइट्रेट का Na पॉजिटिव जो था बेटा उसने H2SO4 का H पॉजिटिव रिप्लेस कर दिया, और आपका बेटा H पॉजिटिव जो है NO3 माइंस के साथ लग के HNO3 बना गया। इस तरह से आपका नाइट्रिक एसिड लेबोरेटरी में बनता है। लेकिन उससे कहीं इंपॉर्टेंट मेथड हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन था कि इंडस्ट्रियल लेवल पे हम नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर कैसे करें। फॉर दैट पर्पस बेटा मैंने आपसे कल कहा था कि इंडस्ट्रियल लेवल पे अमोनिया नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास जो है बेसिकली एक इंपॉर्टेंट मेथड है, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, व्हाट वी कॉल्ड एज द ऑसवर्ड्स प्रोसेस, राइट। और उस ऑसवर्ड्स प्रोसेस में हमने कहा था बेटा कि अगर आपको नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करना है, फॉर दैट पर्पस व्हाट वी नीड टू डू इज दैट हमें अमोनिया को कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। और अमोनिया की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है, अमोनिया की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के लिए हमने एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज किया था, और आपकी रिएक्शन जो है कुल मिला के 3 स्टेप्स में कंप्लीट हुआ करती थी। अगर आपको याद हो, पहले स्टेप में अमोनिया को आपने ऑक्सीडाइज करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना दिया। फिर दूसरे स्टेप में आपने नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके NO2 बना दिया। फिर तीसरे स्टेप में आपने NO2 को हाइड्रोलाइज करके नाइट्रिक एसिड बना दिया, ठीक है। फिर मैंने आपको जाते जाते बेटा ये कहा था कि नाइट्रिक एसिड जो हमें यहां से मिलता है वो करीबन 60% होता है, लेकिन उसको हम डिस्टिलेशन से 68% प्योर बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें बहुत ज्यादा प्योर नाइट्रिक एसिड चाहिए, उसके लिए बेटा हम इसको डिहाइड्रेट करते हैं, बिकॉज जो आपका नाइट्रिक एसिड मिलता है वो एक्वियस सोल्यूशन मिलता है, और उसमें जो 32% वाटर डिस्टिलेशन के बाद भी मौजूद होता है उसको रिमूव करने के लिए बेटा हमें उसको डिहाइड्रेट करना पड़ेगा। दैट पर्पस हमें उसको H2SO4 के साथ रिएक्ट कराना पड़ता है। तो फाइनली H2SO4 जो है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये वाटर रिमूव करता है, ठीक है, ये वाटर रिमूव करता है बेटा फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और इस तरह से आपके पास 98% नाइट्रिक एसिड भी बन सकता है। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज में जाने से पहले बेटा मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं कि हमें एक और चीज जो है उसमें जो फ्लो चार्ट उसका इंडस्ट्रियल फ्लो चार्ट रहता है, उस इंडस्ट्रियल फ्लो चार्ट के बारे में मैं थोड़ा सा बेटा आपके साथ उसके बारे में बात करना चाहूंगा, ठीक है। तो वो फ्लो चार्ट कैसा है, आई विल बी जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट। फॉर दैट पर्पस आई विल जस्ट बी यूजिंग द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हियर ऑफ दी पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे इस वक्त एक डायग्राम होगी, यू कैन सी। ये जो आपके पास है बेटा ये फ्लो चार्ट है, ठीक है, ये फ्लो चार्ट हमारे पास है फॉर दी ऑसवर्ड्स प्रोसेस। ओके, अब अगर आप इस डायग्राम पे नजर मारें तो यहां पर आपके पास बेटा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइड यहां से आपकी प्रोसेस शुरू हो जाती है, और इसमें जो पहला कंपार्टमेंट आपके पास है उस पहले कंपार्टमेंट को आप कहते हैं कैटालिटिक चैम्बर। ये आपका बेटा मेरा कैटालिटिक चैम्बर हुआ, जहां पे मैंने कल भी आपसे कहा प्लैटिनम जो है वो गॉज के फॉर्म में लिया जाता है। जिस तरह से स्टील वूल आपके पास है बिल्कुल उसी तरह से वो खुरदार, राइट, ठीक है, या सुखुर हुआ मुझे आसान, तो उस फॉर्म में, ठीक है, आपके पास प्लैटिनम इस्तेमाल किया जाता है, उसको प्लैटिनम गॉज कहा जाता है। और इस प्लैटिनम गॉज के थ्रू यहां से अमोनिया और ऑक्सीजन जो है बेटा, ठीक है, अमोनिया और एयर सैंपल जो है उनको पास किया जाता है। और इस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में जो आपका कैटालिटिक चैम्बर है यहाँ पे पहला रिएक्शन स्टेप आपका होता है। यहाँ पे टेम्परेचर आप मेंटेन करते हैं वो 500 केल्विन के आसपास, जो कि इसमें आपको चाहिए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्टेप में आपका पहला रिएक्शन स्टेप होता है कैटालिटिक चैम्बर में, जिसमें आपका अमोनिया ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है।
फिर वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड यहां पे बेटा आपका बना, वो नाइट्रिक एसिड यहां से निकलता है, प्लस जो भी अनरिएक्टेड वहां पे ऑक्सीजन होगा, तो यहां पे कूलर लगा होता है इसके बाद, जो कि बेटा इस नाइट्रिक ऑक्साइड का टेम्परेचर डिक्रीज कर देता है। और उसके बाद यही नाइट्रिक ऑक्साइड जो है एक और चैम्बर में, जिसको ऑक्सीडेशन चैम्बर कहा जाता है, वहां पे ये जो पहले स्टेप में आपका नाइट्रिक एसिड बना, वो अनरिएक्टेड ऑक्सीजन के साथ फर्दर रिएक्ट करता है, ताकि वहां पे NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बने। और फिर यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फर्दर कूल करके, ठीक है, इसको बेटा भेज दिया जाता है इनटू वन मोर चैम्बर, व्हाट वी कॉल्ड एज द एब्जॉर्प्शन टावर। ठीक है, ये आपका लास्ट वाला कंपार्टमेंट होता है इसका, जब हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात करते हैं। और इस एब्जॉर्प्शन टावर के थ्रू ऊपर जो है, इसमें असल में वाटर जो है उसको स्प्रिंकल किया जाता है थ्रू दी मार्बल पीसेस या क्वार्ट्ज पीसेस, गिलास पीसेस आप मान लीजिए, ठीक है, उसके थ्रू वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है। और यहां से जो NO2 गैस इसमें अंदर दाखिल होती है, उस NO2 के साथ ऊपर से वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। और जब वाटर मॉलिक्यूल्स बेटा वहां से कांटेक्ट में आए, तो उन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ NO2 रिएक्ट करता है, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। रिएक्शन के बारे में हम कल पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। और यहां पे जो आपका नाइट्रिक एसिड बनता है, इनिशियली वो 60% होता है। अब अगर आप इस नाइट्रिक एसिड को बेटा, ठीक है, अगर आप इस नाइट्रिक एसिड को और प्योर बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें 40% वाटर अभी भी मौजूद है, तो उसके बाद मैंने आपसे कहा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू आप इस वाटर कंटेंट को और कम कर सकते हैं, और आपका वाटर जो है बेटा वो करीबन करीबन 32% रहता है, और आपके पास जो नाइट्रिक एसिड बनता है वो करीबन आता है बेटा 68%, राइट। 68% आपके पास नाइट्रिक एसिड। फाइन, ओके। अब जाके मैं कुछ उमैर को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। उमैर, आई एम आस्किंग उमैर टू गेट अनम्यूटेड। हाँ उमैर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आप सुन रहे हो मेरी आवाज? यस सर, हम सुन रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू बेटा। तो 40% आपका पहले इनिशियल फेज में वाटर होता है, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद इसमें और 8% वाटर हम बाहर निकाल पाते हैं, और आपका 68% नाइट्रिक एसिड बनता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद। और ये जो 68% नाइट्रिक एसिड है बेटा, यही आपके पास लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड होता है, जो हम असल में लेबोरेटरी में यूज करते हैं, ठीक है, जो हमारे पास लेबोरेटरीज में मौजूद होता है, तो यही 68% नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्योर नाइट्रिक एसिड चाहते हैं, उसके लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू उसको पास किया जाता है, या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा के उसकी कॉन्सेंट्रेशन को और इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, और इंक्रीज कर सकते हैं, एंड यू कैन इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन टू 8%, राइट। दैट वाज द फ्लो चार्ट जो नाइट्रिक एसिड के लिए बेटा इसकी मैन्युफैक्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन हियर, ठीक है, यहाँ पे मैं आगे और बात कर रहा हूँ। I'll be talking the next one, that's properties of nitric acid. So that completes the preparation part. Importantly, इसमें Oswald's process जो है बेटा उसको अच्छी तरह से जहन में रखना। 3 स्टेप्स में कुल मिला के आपकी प्रोसेस कैरी आउट हुई, वो तीनों स्टेप्स आप जहन में रख दीजिएगा किस तरह से क्या हुआ, ठीक है। लेकिन तीनों स्टेप्स जो थे वो ऑक्सीडेशन स्टेप्स थे। जो पहला स्टेप आपके पास था, पहले स्टेप में आपका अमोनिया जो है उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट था -3, लेकिन वो ऑक्सीडाइज होके NO बन गया, तो -3 से यहां पर आपके पास नाइट्रोजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन जो है वो NO2 में कन्वर्ट होता है, जहां पे NO में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, वहीं पे नाइट्रोजन में ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, यानी कि ये वाला स्टेप जो है ये फिर से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन अगर हम पहले स्टेप की बात करेंगे, जहां पे अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है NO, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -3, मगर NO में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, सो -3 से +2 जो है ये 5 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है पहला स्टेप। दूसरा होता है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेप। लेकिन जो लास्ट वाला स्टेप होता है जिसमें NO2 को आप HNO3 में कन्वर्ट करते हैं, HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, और ये तीनों रिएक्शन स्टेप्स जो हैं ये ऑक्सीडेशन स्टेप्स होते हैं, लेकिन लास्ट वाला स्टेप जो होता है दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, राइट।
तो इसमें इसमें ये याद रखना है, क्योंकि चूंकि जब आपको प्रोडक्ट याद रहेगा, पहले स्टेप में कौन, दूसरे स्टेप में कौन, तीसरे में कौन, आपको ऑटोमेटिकली जहन में बात आ जाएगी बेटा कि वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्सीडेशन किस पर्टिकुलर स्टेप में होता है। दैट्स ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड जो है बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम अब बात करने जा रहे हैं, एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड हियर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में ले रहा हूं, दैट इज अबाउट द प्रॉपर्टीज। सबसे पहले जो है, एज यूजुअल हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। स्लाइड आपके पास बेटा स्क्रीन पे मौजूद है। ठीक है, हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहली बात यह है कि ये कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड होता है विथ पंजेंट ऑर्डर। यहां पे मैं दो बातें बेटा आपको कहना चाहूंगा अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, अदरवाइज फिजिकल प्रॉपर्टीज पे कोई अपना वक्त जाया करने की कभी जरूरत महसूस नहीं होती है। तो लेकिन इस प्रॉपर्टी के बारे में मैं दो चीजें आपसे कहूं। पहली बात तो ये है कि अगर प्योर नाइट्रिक एसिड होगा, वो कलरलेस होता है। ठीक है, मगर जो हमारे पास लेबोरेटरी में नाइट्रिक एसिड होता है, अगर तुह मजन का तथ सन्योमुत आस थोड़ा सा कुन साथ, वो थोड़ा सा येलोविश कलर का होता है। ठीक है, येलोविश, जो लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड हमारे पास होता है वो येलोविश कलर का होता है। इशु ना आसा बेटा कलरलेस के, और उसका जो येलो कलर होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। जो रिएक्शन के दौरान आपके वहां पे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बन जाते हैं, पहले स्टेप में भी दूसरे स्टेप में भी, तो ये ऑक्साइड्स कहीं ना कहीं इस नाइट्रिक एसिड में मौजूद रहते हैं, जिस वजह से इसका कलर जो है, और इन ऑक्साइड्स का ही अपना कलर होता है, नाइट्रिक एसिड का अपना कलर नहीं है, लेकिन इसमें जो ये ऑक्साइड्स होते हैं बेटा, ये कलर्ड होते हैं, येलो कलर इनका होता है। तो इसी वजह से ये आपका नाइट्रिक एसिड जो है, इट अपीयर्स येलो, नंबर वन। नंबर टू इज दैट इसका जो ये फ्यूमिंग नेचर है, फ्यूमिंग मतलब गो कि उसमें से आपको कुछ वेपर्स से बाहर, एक मिनट, हाँ जी सर, हाँ 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 हाँ, अच्छा, बना जल्दी मिनट्स पर कर क्लिक मत कर को होस्ट। Just wait. ओके बेटा, तो ये जो इसका फ्यूमिंग नेचर हुआ करता है, इस फ्यूमिंग नेचर को भी अंडरस्टैंड करना है कि ये फ्यूमिंग नेचर किस वजह से है। क्योंकि यही जो इसमें गैसेस प्रेजेंट होते हैं नाइट्रिक एसिड में, तो इन्हीं नाइट्रिक इन ऑक्साइड, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वहां या NO2 आपके पास मौजूद होता है बेटा, यही गैसेस जो हैं इस लिक्विड से असल में बाहर आने की कोशिश करते हैं, बिकॉज गैसेस की लिक्विड्स में सॉलेबिलिटी बहुत कम होती है, और वही जो आपके पास वो वेपर्स या फ्यूम्स होते हैं, वो इसी वजह से इसमें प्रेजेंट होता है। तो दैट वाज अबाउट नाइट्रिक एसिड। जनरली होता है कलरलेस, लेकिन अगर इसमें आपको येलो कलर दिखता है, तब जाके ये येलो भी होता है, और बेटा तब जाके याद रखना, इट इज ऑल्सो द फ्यूमिंग, इट्स ऑल्सो अ फ्यूमिंग नेचर एज वेल, बिकॉज ऑफ दीज पर्टिकुलर ऑक्साइड्स विच ट्राई टू एस्केप आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में आपको पता ही है कि हम इसके बारे में बात भी क्या करनी है, लेकिन हाँ, इसका बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हैं बेटा, वो बहुत हाई है, 355 केल्विन। रीजन, क्योंकि नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ करती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड हो जाते हैं, और इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटा, वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। ये बात मैं अभी आपके साथ कर रहा था। जो लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड आपके पास होता है, दैट इज 68% बाय मास। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मैं और टाइम इस पे नहीं लूंगा। लेकिन हाँ, जिन बच्चों ने सॉल्यूशंस पढ़ा हुआ है, एक्सेप्ट वन बैच, बाकी सब ने सॉल्यूशंस पढ़ा हुआ है, आपने वहां पे एजियोट्रॉप पढ़ा है। एग्जाम्पल मैंने बताई थी कि नाइट्रिक एसिड वाटर सिस्टम जो है, नाइट्रिक एसिड और वाटर सिस्टम जो है, HNO3 विद 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर जो है, इस मिक्सचर को बेटा हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। बाकी एजियोट्रॉप क्या है, इसकी डिटेल सॉल्यूशन में है, इस वक्त हम उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। एंड द लास्ट वन, इसकी जो डेंसिटी हुआ करती है बेटा, डेंसिटी जो है, दैट इज बेसिकली ग्रेटर देन वाटर। रीजन अगेन, बिकॉज नाइट्रिक एसिड में बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मॉलिक्यूल्स भी
ही हैवी हुआ करते हैं। जहां पे वाटर का मोलिकुलर मास आपके पास होता है 18, वहीं पे आपके पास नाइट्रिक एसिड का मोलिकुलर मास होता है बेटा 63। तो जब आपके पास लाइटर मॉलिक्यूल्स रिप्लेस हो जाते हैं बाय मींस ऑफ the heavier molecules and besides that interactions भी stronger है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो जाहिर सी बात है बेटा वहां पे जो mass per unit volume होगा that will be greater और डेंसिटी जो है नाइट्रिक एसिड की ज्यादा हुआ करती है as compared to water। ये कुछ 3-4 फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जिनके बारे में बेटा आपको पता होना चाहिए और ये कभी कभी मे बी 2 मार्क का या 3 मार्क का सवाल आता है। राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। फाइन, सो दैट वाज समथिंग अबाउट नाइट्रिक एसिड और इसकी प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी मैंने आपके साथ बात की है बेटा। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन हियर नाउ, ठीक है, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन जो हम यहाँ पे स्लाइड यूज करेंगे, दैट इज अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, दिस वाज फिजिकल प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट वी टॉक ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, मैं स्लाइड आपकी जूम कर रहा हूं, यू कैन जस्ट टेक इट। सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी आप एसिडिक नेचर की बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की, तो इसका एसिडिक नेचर एरिनियस कॉन्सेप्ट से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिसाइड्स दैट आप एसिड एरिनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर देखा जाए, एरिनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो भी कोई मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व होगा और वाटर में डिसॉल्व होने के बाद, राइट, वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वहां पे H3O पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जो भी कोई मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, उसको बेटा एरिनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड कहा जाता है। सो HNO3 चूंकि वाटर में डिसॉल्व होके H3O पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है, तो जाहिर सी बात है आप इसको एसिड कह सकते हैं फ्रॉम द एरिनियस कॉन्सेप्ट। बट बिसाइड्स दैट एसिड आप ऐसी चीज को भी कहते हैं जो बेसिस के साथ रिएक्ट करता है। क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन से भी ये पता चलता है बेटा दैट नाइट्रिक एसिड इज एन एसिड, HNO3 is an acid. At the same time, परसों मैंने ऑक्साइड्स का नेचर आपके साथ डिस्कस किया था। मैंने कैटेगोरिकली 2 बातें आपके सामने रखी थी। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक। यहाँ पे आपका कैल्शियम ऑक्साइड है बेटा, विच इज द बेसिक ऑक्साइड। क्योंकि जो भी कोई कंपाउंड बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है, जाहिर सी बात है वो कंपाउंड जो होगा बेटा, दैट कंपाउंड विल बी ऑलवेज, ठीक है, दैट कंपाउंड विल बी ऑलवेज द एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पर आपके पास बेटा जो आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर जो आपके पास नाइट्रिक एसिड है, इस नाइट्रिक एसिड में वेट, हाँ, तो नाइट्रिक एसिड में जो ये दूसरी रिएक्शन आपके पास थी, यहां से भी आपका कंफर्म होता है बेटा कि आपका नाइट्रिक एसिड जो होगा दैट इज एक्चुअली शोइंग द एसिडिक कैरेक्टर। फाइन, दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी दैट नाइट्रिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर। और उसको जस्टिफाई करने के लिए बेटा मैंने 2-3 रिएक्शंस आपके सामने रखी हैं। आगे बात करेंगे, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन एंड दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस एंटायर ग्रुप 15। पूरे ग्रुप 15 में जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर नाइट्रिक एसिड का होता है बेटा, दैट इज गोइंग टू बी द क्रक्स फ्रॉम बोथ योर बोर्ड पर्सपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम योर एंट्रेंस पर्सपेक्टिव। और आपको लगेगा कि नहीं, इस कॉन्सेप्ट में डेप्थ बहुत ज्यादा है। तो बात करेंगे बेटा अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, राइट। लेट मी टॉक अबाउट कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है। आपको पता है बेटा फ्रॉम योर क्लास 11th, यू नो, कि जब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, यू नो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है बेटा विच कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ अदर स्पीशीज, राइट, विच कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ अदर स्पीशीज। और अगर ये बाकी स्पीशीज की ऑक्सीडेशन कराता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो अगर ये बाकियों को इलेक्ट्रॉन्स लूज कराता है, ठीक है, अगर ये बाकियों से इलेक्ट्रॉन्स लूज कराता है, इट ऑटोमेटिकली मींस ये खुद इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, राइट। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्पीशीज होती है विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। हाँ सजू, सजाद, क्लास चल रही है मेरी। ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसी स्पीशीज होती है बेटा विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, अब मसला ये है कि नाइट्रिक एसिड जो है ये क्यों बिहेव करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको पता है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट HNO3 में अगर आप निकालोगे दैट्स +5,
और आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं, नहीं पता है जरा देख लीजिएगा, ठीक है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। आपको पता है कि हाइड्रोजन जब अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बाउंड होता है, इट शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1। नाइट्रोजन जो है इसका आपको नहीं पता ऑक्सीडेशन स्टेट, आई विल पुट दैट इक्वल टू x। 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, 3 का बनेगा -6। ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो ऑब्वियसली समेशन ऑफ चार्जेस विल बी इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे x निकालोगे बेटा, दैट x कम्स आउट टू बी +5। तो इसका मतलब ये हुआ नाइट्रिक एसिड में जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, दैट्स +5, ठीक है। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +5। नाउ कम्स द पॉइंट कि अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में +5 है, तो दिस इज द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट दैट नाइट्रोजन कैन हैव, बिकॉज आपको पता है कि जब भी कोई एटम बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, वो ज्यादा से ज्यादा अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p3, राइट। और जब ये अपने 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करेगा और 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, तब जाके इस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो +5 का आता है। चूंकि नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, इंडिकेटिंग इट हैज ऑलरेडी लॉस्ट 5 ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस शेल, इनफैक्ट ऑल द 5 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस शेल, जिसकी वजह से नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनता है। क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। और यहां से जब नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में आने का मतलब ये भी हुआ बेटा कि नाइट्रोजन जो है इट विल बी हैविंग स्ट्रॉन्ग, इट हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड इट विल बी हैविंग स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। मैंने अभी आपसे कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसी स्पीशीज होती है बेटा व्हिच कैन गेन द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसी स्पीशीज है व्हिच कैन गेन द इलेक्ट्रॉन्स, बट एट द सेम टाइम नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5, जिसकी वजह से इट हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स एंड इट बिहेव्स एज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, राइट। ये तो आपका बेटा असल कॉन्सेप्ट हुआ कि कब जाके आपकी कोई स्पीशीज बिहेव कर पाएगी एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ कम्स द सेकंड पार्ट कि नाइट्रिक एसिड जो है it also shows its oxidizing character because of one important reason, right? Because of one important factor, that is कि आपका जो HNO3 है ये डिकम्पोज होके HNO2 और ऑक्सीजन भी देता है, जिसको आप नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, ठीक है। एटॉमिक ऑक्सीजन देता है, और यही एटॉमिक ऑक्सीजन किसी और स्पीशीज को ये ऐड कर सकता है। क्योंकि अगर आप क्लास 11 क्लासिकल डेफिनेशन देखें रेडॉक्स रिएक्शंस का, तो वहां पे आप ये देख चुके हैं बेटा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। क्योंकि HNO3 ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन दे सकता है और ये ऑक्सीजन किसी और को ऐड हो सकता है, तो इस वजह से HNO3 जो है बेटा ये किसी और की ऑक्सीडेशन करा सकता है और ये बिहेव कर सकता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपका क्लासिकल कॉन्सेप्ट हो गया कि ये HNO3 जो है ये क्यों बिहेव कर सकता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो मैंने आपके साथ शेयर किया, वो मैंने आपको बता दिया कि ये इस वजह से बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इट हैज द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इट्स ओन, दैट इज +5, which makes it highly electron deficient, which gives it a strong tendency to gain the electrons, thereby behaving as a very strong oxidizing agent. So that was about कि HNO3 जो है ये क्यों ऑक्सीडाइजिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा आगे, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दीज लाइंस हियर। मैंने यहाँ पे आपसे ऑक्सीडाइजिंग नेचर में कहा है, ओके। ऑक्सीडाइजिंग नेचर में मैंने आपसे कहा बेटा कि HNO3 इस वजह से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बिकॉज इट कैन ऐड नेसेंट ऑक्सीजन। Because it can add nascent oxygen. Somebody has hacked the board, I suppose. Bahral, let's go about it. तो HNO3 जो है being a very strong oxidizing agent बेटा, मैंने अभी आपसे इसका रोल बता दिया क्यों। वही ये दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे है। HNO3 is a very strong oxidizing agent as it can add nascent oxygen to the other substances. Besides, nitrogen is present in its highest possible oxidation state of +5, due to which it has a strong tendency to gain electrons and behave as oxidizing agent. उसके बाद हम बेटा बात करते हैं
ठीक है। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन कि आप इसकी जो रिएक्शंस हैं जहां पे HNO3 बिहेव करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट, तो कौन कौन सी रिएक्शंस ऐसी हैं जहां पे आपका HNO3 बिहेव करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक हमारे पास है बेटा, दैट इज द रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, राइट। किन नॉन मेटल्स के साथ आपका HNO3 जो है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है, और उनको ऑक्सीडाइज करने के बाद ये कौन कौन सा प्रोडक्ट बना सकता है बेटा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स में हमारे पास सबसे पहली रिएक्शन है concentrated nitric acid reacts with non-metals like sulfur, carbon, phosphorus, आयोडीन एटसेट्रा, ठीक है। और ये इनको कन्वर्ट करता है बेटा टू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सो एसिड्स या इन सम केसेस टू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स एज वेल। इनफैक्ट पहले स्टेप में ये उनको कन्वर्ट करता है इनटू ऑक्साइड्स अगर आप पार्शियल ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, लेकिन अगर आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात करेंगे बेटा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन से ये अपने ऑक्सो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर सपोज सल्फर की बात करेंगे, ये पहले स्टेप में कन्वर्ट होगा इनटू इट्स ऑक्साइड, मे बी सल्फर डाइऑक्साइड, मे बी सल्फर ट्राइऑक्साइड, लेकिन फाइनली ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू इट्स ऑक्साइड। और मैंने आपसे कल बेटा बात कही है कि जो हमारे पास ऑक्सो एसिड्स हुआ करते हैं, ऑक्सो एसिड्स के लिए डेफिनेशन क्या है, कंडीशन क्या है, आई हैव टॉक्ड ऑल ऑफ दैट स्टफ, राइट। तो उसी स्टफ की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बेटा कि आपका जो यहाँ पे सल्फर है S8 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये सल्फर मॉलिक्यूल जो होता है बेटा, सल्फर एटम जो है वो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यू नो, सल्फर एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म। ठीक है, और ये रिएक्ट करता है बेटा नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ, फाइन, एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स सल्फर जो है वो अपने ऑक्सो एसिड H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। बिसाइड्स दैट जो आपका HNO3 है बेटा, ये रिड्यूस हो जाता है टू NO2। अब मसला है कि इसकी बैलेंसिंग जो है आपको समझनी है, ये समझना है पहले ऑक्सीडेशन यहाँ पे किसका हुआ, रिडक्शन यहाँ पे किसका हुआ, ठीक है। वो देखिए बेटा, सल्फर जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हमारे पास है 0, लेकिन अगर आप HNO3 की बात करेंगे, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, ठीक है। अगर आप नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, जबकि S8 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। ऑन द प्रोडक्ट साइड सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा क्या होता है H2SO4 में, दैट इज +6, जबकि NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। अब आप बिल्कुल आराम से समझ लेना, कोई बड़ी परेशानी नहीं। यहां पे एक मॉलिक्यूल जो आपके पास है S8 का, इस एक मॉलिक्यूल S8 में 8 सल्फर एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। 8 सल्फर एटम्स यहां पे बेटा मौजूद हैं, फाइन। इस एक, आई रिपीट माय वर्ड्स, इस एक, जस्ट वेट, इस एक एसिड मॉलिक्यूल में आपके पास बेटा 8 सल्फर एटम्स मौजूद हैं, और ये 8 के 8 सल्फर एटम्स जो आपके पास है बेटा, दे आर प्रेजेंट इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, they are present in the oxidation state of 0. Am I right? They are present in the 0 oxidation state. I don't know कि इस चीज से इस बच्चे को क्या मिलेगा जिसने बोर्ड को हैक किया है और बोर्ड के साथ छेड़खानी करके स्लाइड्स को चेंज करे। I don't know कि what you are getting out of it. This speaks of कि आपको अपने वालिदैन ने कैसी तरबियत करी है। This speaks of कि आप किस तरह से पले बड़े हैं और आपके माँ बाप ने आपको क्या क्या सिखाया है। इससे सिर्फ आपको वो चीज अंडरस्टैंड होती है, बाकी कुछ नहीं। और मुझे बराबर समझ आया कि आपकी तरबियत किस तरह की हुई है। आई कुड इजीली गेट इट। बहरहाल यहाँ पे सारे सल्फर एटम्स जो हैं S8 मॉलिक्यूल में, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, मगर प्रोडक्ट साइड से सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। चूंकि हर एक सल्फर 0 से +6 में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस एक एक सल्फर एटम जो है बेटा वो असल में 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। जब एक सल्फर एटम ने 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तो 8 सल्फर एटम जो होंगे, 8 6 आर 48 इलेक्ट्रॉन्स बेटा लूज करते हैं। लेकिन जब भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट 48 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, चूंकि HNO3 बिहेव करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये 48 इलेक्ट्रॉन्स गेन भी करना चाहिए। चूंकि नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, जबकि ऑन द प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा +4। सो HNO3 का एक मॉलिक्यूल जो है उसमें नाइट्रोजन +5 से +4 में कन्वर्ट होके सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब चूंकि इसका एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लेकिन इसका एक मॉलिक्यूल 48 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है,
रिडॉक्स रिएक्शंस का उसूल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, राइट? तो जब आपका सल्फर का S8 का एक मॉलिक्यूल 48 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, लेकिन नाइट्रिक एसिड का एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है बेटा, तो जाहिर सी बात है 48 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए आपको HNO3 जो है उसके 48 मॉलिक्यूल्स की जरूरत है। अब बाकी प्रोडक्ट साइड से बेटा देख लीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास 8 सल्फर एटम थे, 8 के 8 जो है वो H2SO4 फॉर्म में कन्वर्ट हुए, तो इट शुड बी 8 टाइम्स H2SO4, तब जाके 8 सल्फर बराबर हुए। 48 के 48 नाइट्रोजन एटम्स जो यहाँ पे +5 में थे, वो अपने +4 में कन्वर्ट हुए, तो 48 नाइट्रोजन यहाँ पे आ गए, तो आपके 8 सल्फर भी बैलेंस हुए, आपके 48 नाइट्रोजन भी बैलेंस हुए। अब जाके 48 मल्टीप्लाइड बाय 3 ऑक्सीजन्स हैं, ठीक है बेटा? तो इसको आप काउंट करके देख लीजिएगा, आपके पास यहां से 8 4 और 32 है, यहाँ पे 48 मल्टीप्लाइड बाय 2 और हैं, और यहाँ पर आपके पास 6 ऑक्सीजन और हैं। कुल मिलाकर अगर आप ऑक्सीजन काउंट देखेंगे बेटा, वो भी आपके पास बराबर होगा। आपके पास यहाँ पे 48 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है? तो 8 2 और 16 आपके यहाँ पे हो गए, ठीक है? 8 2 और 16 यहाँ पर आपके पास हो गए, 6 2 और 12 यहाँ पर आपके पास हो गए। फाइन। It should be 16 times H2O. 16 2 or 32, और आपके पास वो 16 हो गए, वो आपके पास आ गए 48। इट शुड बी 16 टाइम्स H2O, इसमें 1 कहीं पे छूट गया, ठीक है? इट शुड बी 16 टाइम्स H2O। तो इस तरह से बेटा आपकी रिएक्शन जो वो बैलेंस हो जाती है। उसके बाद मैं आगे बात करूंगा दूसरा, इसी तरह से ये फॉस्फोरस को, यानी कि अगर आप P4 को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं बेटा, ये उसको भी ऑक्सीडाइज करता है टू H3PO4। क्योंकि P4 में ऑक्सीजन फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, मगर H3PO4 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बेटा दैट इज +5, ठीक है? ओके, तो P4 की अगर आप बात करोगे, P4 में आपके पास फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, मगर H3PO4 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट इवैल्यूएट करिए +5 आ जाता है। दैट मींस एक एक फॉस्फोरस एटम जो है बेटा, वो यहाँ पे 0 से +5 में कन्वर्ट होते होते 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। अब P4 में आपके पास 4 फॉस्फोरस है, तो 4 फॉस्फोरस ऑब्वियसली कितने लूज करेंगे? 20 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर वो 20 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं, तो नाइट्रिक एसिड को 20 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं। अब चूंकि नाइट्रिक एसिड यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, HNO3 कन्वर्ट हो रहा है इनटू NO2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा +5, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज +4। क्योंकि +5 से जब नाइट्रोजन आपका +4 में जाएगा, तो वहां से कुल मिला के सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। क्योंकि एक HNO3 मॉलिक्यूल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 20 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए आपको 20 नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल्स की जरूरत है। So on the reactant side, it should be P4 plus 20 times HNO3. अब जरा प्रोडक्ट साइड से बेटा इसको बैलेंस करने की कोशिश करें। आपके पास यहाँ से 4 फॉस्फोरस हैं, तो यहाँ से 4 फॉस्फोरस बनाने के लिए इसको 4 टाइम्स लेना पड़ेगा, ठीक है? आपके पास यहाँ से 20 नाइट्रोजन्स है, तो इसको 20 टाइम्स लेना पड़ेगा। बाकी आपके पास ऑक्सीजन देखिए बेटा, 23 और 60 ऑक्सीजन हो गए, सो 4 3 और 12, 4 4 और 16 यहाँ से हो गए, 22 और 40 प्लस यहाँ से आपके पास 16, वो आपके पास हो गए बेटा 56, प्लस ये आपके पास हो गए 4, हो गए 60, राइट? ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन की बात करिए, ये 20 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 4 2 और 8 यहाँ पे, 4 3 और 12 यहाँ पे, कुल मिला के 20 हाइड्रोजन आपके बराबर आ गए। तो इस तरह से आपका जो बेटा फॉस्फोरस है वो ऑक्सीडाइज होकर H3PO4 बना गया। तो सल्फर भी अपने ऑक्सो एसिड में कन्वर्ट हुआ, फॉस्फोरस भी अपने ऑक्सो एसिड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है? और ऑक्सो एसिड्स के बारे में कल मैं आपके साथ बात कर चुका हूं कि ऑक्सो एसिड्स हमारे पास किस तरह के मॉलिक्यूल्स हुआ करते हैं। फाइन, सो दैट वाज अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, लेकिन दीज वर द रिएक्शंस विद द नॉन मेटल्स। लेकिन एक और रिएक्शन की मैं यहाँ पे बात करूंगा बेटा नॉन मेटल्स के साथ ही। अभी चूंकि कुछ हमारे पास रिएक्शंस इसकी बाकी भी हैं, तो इन रिएक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ये तो आपके पास यही स्लाइड वापस आ गई। नेक्स्ट स्लाइड की मैं बात करूंगा। हियर इज द नेक्स्ट स्लाइड फॉर अस। ओके, आप ऊपर देखिए बेटा कि आपके पास कार्बन जो है ये इसको भी ऑक्सीडाइज करता है टू कार्बोनिक एसिड, राइट? कार्बन यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इट इज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4, राइट? कार्बन हियर इट इज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4, कार्बन इन सॉरी यहाँ पे इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 0, लेकिन कार्बोनिक एसिड में देखिए कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट्स +4। तो कार्बन यहां से 0 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस 4 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग लॉस्ट। क्योंकि HNO3 जो है वो अपना प्रोडक्ट बनाता है NO2,
तो HNO3 का जब HNO3 से जब NO2 बन गया तो वहां पे पर मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। तो चूंकि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है लेकिन HNO3 जो है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बराबर लेने के लिए इसको 4 टाइम्स लेना पड़ेगा। बाकी जो एटम्स हैं वो आप खुद ब खुद बैलेंसिंग जो है उनका चेक कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, दैट वाज अबाउट द कार्बन। इसी तरह से अगर आयोडीन की बात करेंगे बेटा, यहाँ पे आयोडीन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में है, मगर ये कन्वर्ट हुआ है बेटा इनटू आयोडिक एसिड, राइट, आयोडिक एसिड HiO3। अब HiO3 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, दैट्स +5। चूंकि आयोडीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन का है +5, तो 0 से +5 में कन्वर्ट होते होते ये 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है पर आयोडीन एटम। तो 2 आयोडीन एटम्स वहां पे एक मॉलिक्यूल में है, तो वो कुल मिला के 5 और 5 10 इलेक्ट्रॉन्स बेटा लूज करेंगे। जब एक आयोडीन ने, एक I2 मॉलिक्यूल ने 10 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, वो 10 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए ऑब्वियसली आपको बेटा 10 HNO3 मॉलिक्यूल्स की जरूरत है, राइट। इस तरह से I2 के साथ 10 HNO3 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस HiO3, बाकी 10 टाइम्स NO2, 4 टाइम्स H2O। बाकी ऑक्सीजन हाइड्रोजन्स कैसे बैलेंस करते हैं वो मैंने आपको कहा, हिट एंड ट्रायल देख लीजिएगा, यहां से कितने ऑक्सीजन आए वहां से कितने थे, तो बाद में जो है उनकी बैलेंसिंग खुद सोच सकते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में से 2 चीजें बहुत याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंटली। नंबर 1, जब भी आपका HNO3 नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, चाहे कार्बन के साथ, चाहे आयोडीन के साथ, चाहे सल्फर के साथ, चाहे फॉस्फोरस के साथ, जो इसका अपना प्रोडक्ट होता है दैट्स ऑलवेज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये प्रोडक्ट बेटा चेंज नहीं होता, ये प्रोडक्ट चेंज नहीं होता, ये प्रोडक्ट चेंज नहीं होता। आई रिपीट माय वर्ड्स। मैं इस पे फोकस क्यों कर रहा हूं वो आपको अगले सेक्शन में पता चलेगा, जब मैं इसकी रिएक्शंस मेटल्स के साथ ले रहा हूं, वहां पे यही नाइट्रिक एसिड अलग अलग मेटल्स के साथ अलग अलग प्रोडक्ट देता है। लेकिन जब नॉन मेटल्स की बारी आती है बेटा, नॉन मेटल्स के साथ हमेशा याद रखना जो प्रोडक्ट होता है दैट इज सेम। तो दैट वे व्हाट यू विल बी एक्चुअली गिवन इज दैट आपको इसमें एक रिएक्शन दी जाएगी। सपोज आपको रिएक्शन दी गई कार्बन प्लस नाइट्रिक एसिड, इट गिव्स यू कार्बोनिक एसिड प्लस वी हैव सपोज Y प्लस वी हैव H2O। आपको पूछा जाएगा ये Y क्या होगा, क्योंकि आपने देखा कि इस रिएक्शन में कार्बन को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया जा रहा है, और चूंकि यहां पे नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है नाइट्रिक एसिड का एक ही प्रोडक्ट होगा, और वो प्रोडक्ट होगा NO2। दैट मींस आपका जो Y वहां पे उसने अननोन दिया था वो Y होना चाहिए NO2। ये बेटा आपका एंट्रेंस टाइप क्वेश्चन होता है, इन रिएक्शंस के बारे में कौन सा पूछा जाता है। बट एट द सेम टाइम इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज द बैलेंसिंग पार्ट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन जो है उनको बैलेंस करने की कोशिश करिए। बाकी एटम्स जो है बेटा वो खुद ब खुद बैलेंस हो जाते हैं। अगर आप इनको याद करने की कोशिश करेंगे कि मैं इनके कोएफिशिएंट्स वगैरह याद करूंगा, तब जाके आपके लिए वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। रट्टा इन इतनी बड़ी रिएक्शंस को याद करना बेटा हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। Now comes a very important statement here, and that statement goes like this: जो dilute nitric acid होता है बेटा, it does not oxidize non-metals। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इन reactions की मैं बात कर रहा था अब तक with the non-metals, they were already and only with the concentrated nitric acid। dilute nitric acid जो होता है बेटा, इसने यूता stronger oxidizing agent आसान क्या, ठीक है, इसने आसान यूता stronger oxidizing agent क्या, ताकि बात को समझ लेना। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता जो कि नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज करे, हाँ, मगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ताकि बेटा ये मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर सके। इस वजह से जो मेटल्स होते हैं उनकी रिएक्शंस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ भी होती है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ भी होती हैं। लेकिन जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं विद द नॉन मेटल्स, वो उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाते, बिकॉज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है बेटा वो नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। ठीक है, सो दैट वाज समथिंग अबाउट दी जो मैंने अभी आपसे कहा बेटा कि जो नाइट्रिक एसिड है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज क्या है विद द नॉन मेटल्स। आगे बात करते हैं बेटा इसकी मेटल्स के साथ जो है, ठीक है, मेटल्स के साथ जो है इसकी कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स टू फॉर्म वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वहां पे आपके बन सकते हैं, व्हिच डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल एंड कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड।
रिमेंबर माई वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग, कि जब भी आप नाइट्रिक एसिड को मेटल्स के साथ ट्रीट करोगे, वहां पे नाइट्रिक एसिड का एक ही प्रोडक्ट नहीं बनता। जैसे कि नॉन मेटल्स के साथ सिर्फ प्रोडक्ट कौन सा बनता था, NO2। लेकिन जब मेटल्स के साथ बात हो रही है, वहां पे एक ही प्रोडक्ट नहीं बनता, वहां पे इसके वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। कभी कभी बेटा इसका NO बनता है, कभी कभी इसका NO2 बनता है, कभी कभी इसका N2O बनता है, कभी कभी इसका नाइट्रेट बनता है। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो नाइट्रिक एसिड के बन जाते हैं विद द मेटल्स। लेकिन वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स क्यों बनते हैं, ठीक है, और कब बनते हैं, वो डिपेंड करता है बेटा नेचर ऑफ द मेटल आपके पास क्या है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड आपके पास कैसी है। ठीक है, आपका मेटल कौन सा है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड आपने कौन सी ली हुई है। ठीक है, अब जाके इस बात पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अलग अलग मेटल्स क्यों अलग अलग प्रोडक्ट्स देते हैं और डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है वो क्यों अलग अलग प्रोडक्ट्स देते हैं, इनके बारे में हम बेटा बात करेंगे। ठीक है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट केस, जब काफी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया जाएगा। जब मैं काफी डाइल्यूट कहूं बेटा, इट शुड बी लेस देन 1 मोलर, राइट। जब HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 1 मोलर होगी, उसको इन रिएक्शंस के लिए काफी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कंसीडर किया जाता है। और उसकी रिएक्शंस की बात, उसकी रिएक्शंस देखते हैं वो किस किस के साथ रिएक्ट करता है और क्या क्या प्रोडक्ट देता है। बट प्लीज रिमेंबर, एंट्रेंस के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर्टिकुलरली मेटल्स वाला। ठीक है, नॉन मेटल तुदा इंपॉर्टेंट क्या है, नॉन मेटल्स में क्विक क्वेश्चन पैटर्न है जो मैंने आपसे पूछा था कि नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्ट वहां पे क्या है। लेकिन जब हम बात करते हैं बेटा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर नीट एंड जेई। और आपको बेटा इसको सही तरीके से फॉलो करना पड़ेगा और सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको दिमाग में रखनी होगी। सबसे पहली बात, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है ये एक्टिव मेटल्स के साथ ज्यादातर रिएक्ट करता है। ठीक है, एक्टिव मेटल्स वो होते हैं बेटा जो कि काफी ज्यादा रिएक्टिव हुआ करते हैं, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम होता है, या फिर मैं ये कहूं जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उसमें आपके पास जनरली अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बिसाइड्स दैट उसमें मैंगनीज जो है वो स्पेसिफिकली इन्वॉल्व है। ठीक है, इंफॉर्मेशन में दे रहा हूं, याद रखना। ठीक है, दिमाग इसमें से जो ठुकेथन एक्टिव मेटल्स यानी कि जो बहुत सारे बहुत ज्यादा रिएक्टिव हुआ करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बिसाइड्स दैट मैं मैंगनीज को भी यहाँ पे बेटा ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं मैंगनीज को भी यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो ये मेटल्स जो है, जब भी इनके साथ आप काफी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है रिएक्ट कराएंगे, और एग्जामिनेशन में याद रखना, ये देखना डाइल्यूट कैन वेरी डाइल्यूट। ठीक है, बिकॉज दिस एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंट सिनेरियो फॉर द रिएक्शन। अगर आप डाइल्यूट और वेरी डाइल्यूट जो है उनको सेम कंसीडर करें, तब जाके आपके पास बेटा ऑब्वियसली आप यू विल फाइंड योरसेल्फ इन ट्रबल। ठीक है, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जब भी रिएक्ट करेगा, सबसे पहली बात है ये रिएक्ट करता है बेटा सिर्फ एक्टिव मेटल्स के साथ और एक स्पेशल प्रोडक्ट देता है। ठीक है, हालांकि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है ये कुछ लेस रिएक्टिव मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करता है, मगर वहां पे इसका प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट होता है। इसकी जो मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं बेटा एक्टिव मेटल्स के साथ, जिसमें मैंने आपसे कहा अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और मैंगनीज होता है। और उनके साथ प्रोडक्ट प्लीज याद रखना, उनके साथ प्रोडक्ट हमेशा बनता है नाइट्रेट, राइट। नाइट्रिक एसिड जो है ये अपना नाइट्रेट इसको ऐड कर देता है, इसको मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है, और हाइड्रोजन जो यहाँ पे एज H पॉजिटिव था, ये एज हाइड्रोजन गैस वहां पे रिलीज हो जाता है। यानी कि रिडक्शन जो है वो नाइट्रिक एसिड की नहीं होती है, नाइट्रिक एसिड के नाइट्रोजन की नहीं होती है, बल्कि रिडक्शन यहाँ पे होती है हाइड्रोजन की, H पॉजिटिव की, जो ये सोल्यूशन में रिलीज कर देता है। सो जो ही आप मैग्नीशियम मेटल को नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन के साथ बेटा रिएक्ट करेंगे, वहां पे जो रिडक्शन है वो NO3 माइनस की नहीं होती है, बल्कि वहां पे रिडक्शन जो है वो H पॉजिटिव आयन की होती है बेटा, और वहां पे जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो हाइड्रोजन गैस बनता है। यही रिएक्शन जो है लिथियम के साथ, यही रिएक्शन जो है बेटा सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, रुबिडियम के साथ, सीसियम के साथ, ठीक है, ये इन सारे एलिमेंट्स के साथ जो है यही वाली रिएक्शन पॉसिबल हुआ करती है। ठीक है, जो मैं अभी आपके साथ बात कर रहा था। एनीवेज विल जस्ट मूव ऑन। मैंगनीज के साथ भी आप रिएक्शन देखिए, ये भी आपका नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ, हाइड्रोजन गैस जो है वहां पे बन गया। ठीक है, ये आपका एक पार्ट हो गया इसका, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आगे जो है बेटा आई विल बी टॉकिंग अबाउट वन मोर सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। हालांकि रिएक्शन इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट याद रखना है कि
जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं लाइक डी ब्लॉक मेटल्स, पर्टिकुलरली उसमें आयरन, जिंक और टिन जो है वो हमारा एक पी ब्लॉक मेटल है, ग्रुप 14 में आता है लेकिन मेटल्स में आता है, और ये लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। इनके साथ जब भी आपका नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है वहां पे बेटा आपके दो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, अक्षविचा अमोनियम नाइट्रेट बना और दूसरा आपका मेटल नाइट्रेट बन जाता है। ठीक है, याद रखना है इन तीन मेटल्स के साथ ये डिफरेंट प्रोडक्ट आपका बनता है। ठीक है, और उसके बाद जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है, कॉपर, सिल्वर, मर्करी, सिल्वर, प्लैटिनम वगैरह जो हैं वो कभी भी इस काफी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, राइट। दीज मेटल्स ये जो हैं ये कभी भी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। देयर इज अ रीजन, क्योंकि इन सारे मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल जो है बेटा वो पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे जो स्पीशीज रिड्यूस हो रही है दैट इज H पॉजिटिव। बात समझना, यहाँ पे जो स्पीशीज रिड्यूस हो रही है दैट्स H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल होता है पॉजिटिव, सॉरी जीरो। हाइड्रोजन का फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2, इस रिएक्शन के लिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है जीरो। जबकि अगर आप इन मेटल्स की बात करेंगे, इन सारे मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है दैट्स पॉजिटिव। और आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, जब भी कोई दो स्पीशीज आपस में कांटेक्ट में लाओगे वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तभी पॉसिबल होता है, वहां पे रिडॉक्स रिएक्शन तभी पॉसिबल होती है जब ऐसी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो जाए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, और उस स्पीशीज का रिडक्शन हो जाए जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। जब आप इन मेटल्स की बात करेंगे, नाइट्रिक एसिड इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, क्योंकि नाइट्रिक एसिड का H पॉजिटिव जो यहाँ पे है वो रिड्यूस हो रहा है और उसका रिडक्शन पोटेंशियल है जीरो, जबकि इन सारे मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल है पॉजिटिव। क्योंकि इनका हायर रिडक्शन पोटेंशियल है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ये कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन्स H पॉजिटिव को नहीं देंगे और वो कभी भी इस रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, वो कभी भी अपने नाइट्रेट्स में हाइड्रोजन कन्वर्ट नहीं होंगे, ना ही वो वहां पे कोई हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। अब इस पूरे डिस्कशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है बेटा, इस पूरे डिस्कशन से जो मैंने आपके सामने रखा अबाउट दी जो आपके पास वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड था, ठीक है, जो काफी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आपके पास है बेटा, इसमें से ये तीन बातें याद रखनी है। जो काफी एक्टिव मेटल्स हुआ करते हैं जिसमें अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आएंगे और डी ब्लॉक में से मैंगनीज उसमें ऐड कर देना है, ये हमेशा बेटा हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और अपने मेटल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो लेस रिएक्टिव डी ब्लॉक मेटल्स होते हैं लाइक आयरन, जिंक और उसमें टिन भी आप इंक्लूड करते हो, ये हमेशा बेटा अमोनियम नाइट्रेट बनाते हैं और अपना मेटल नाइट्रेट जो है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। एट द सेम टाइम जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जिनका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ये कभी भी काफी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। दिस इज गोइंग टू बी वेरी की इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंड प्लीज बेटा इस इंफॉर्मेशन को अपने जहन में रखिएगा। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड हियर कि अगर अब हमारे पास बेटा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होगा, ठीक है, एक तो वेरी डाइल्यूट था, दूसरा अब अगर आपके पास डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, उसमें आप बेटा प्लीज याद रखिएगा आपके पास तीन मेटल्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पर्टिकुलरली इन दो पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा, दैट इज जिंक एंड कॉपर। आयरन वर्ड क्या है, ये जिंक और कॉपर जो है इनकी रिएक्शंस अक्सर जाके आपको पूछी जाती हैं। एंड यू कैन सी मैंने यहाँ पे लिखा है कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है बेटा 1 से 2 मोलर के बीच में, ठीक है, 1 to 2 मोलर आप डाइल्यूट लेते हैं, और 2 मोलर से बहुत ज्यादा, जब 2 मोलर से हायर कॉन्सेंट्रेशन की आप बात करते हैं तब जाके उसको कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब देखिए जब आप यहाँ पे जिंक और कॉपर की बात करते हैं, जिंक और कॉपर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जो है रिएक्ट करते हैं। अगर आप याद करेंगे, जिंक जो है वो वेरी डाइल्यूट के साथ अपना प्रोडक्ट बनाता था अमोनियम नाइट्रेट और अपने आप को मेटल नाइट्रेट में कन्वर्ट करता था, जिंक नाइट्रेट में कन्वर्ट करता था। जबकि कॉपर जो है वो वेरी डाइल्यूट के साथ रिएक्ट ही नहीं करता था। लेकिन जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं बेटा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में आपका H पॉजिटिव जो होता है नाइट्रिक एसिड का, ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, बल्कि यहां पे जो आपका NO3 माइनस होता है बेटा, इसमें नाइट्रोजन का जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी वजह से इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, और डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन जब नाइट्रिक एसिड के लेते हैं तब वहां पे NO3 माइनस जो है वो असल में इन प्रेफरेंस रिएक्शन में हिस्सा लेता है, वो बिहेव करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की बात करते थे, वहां पे NO3 माइनस वाला पार्ट जो है वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता था, बल्कि H पॉजिटिव वाला पार्ट जो है बेटा वो रिएक्शन में हिस्सा लेता था, ठीक है।
बहरहाल सो दैट वाज अबाउट कि वेरी डाइल्यूट में आपका जिंक का प्रोडक्ट कुछ था, लेकिन डाइल्यूट की जब बात करते हैं तो जिंक का प्रोडक्ट कुछ और है। मैं इन दो मेटल्स पे काफी स्पेशल फोकस दे रहा हूं। जिंक और कॉपर जब भी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे बेटा, तो आपका जो वहां पे प्रोडक्ट बनता है, एक तो मेटल अपने मेटल नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, वन। दूसरा, नाइट्रिक एसिड जो है ये अपना प्रोडक्ट बनाता है NO विथ कॉपर, NO विथ कॉपर, लेकिन जिंक के साथ जो इसका प्रोडक्ट होता है दैट इज N2O। अलग अलग याद रखना है, ठीक है। जिंक के साथ जो इसका प्रोडक्ट होता है दैट्स N2O, जबकि कॉपर के साथ इसका जो प्रोडक्ट हुआ करता है बेटा दैट इज बेसिकली NO। नाउ द पॉइंट इज कि ऐसे प्रोडक्ट्स में डिफरेंस क्यों है, ठीक है बेटा, प्रोडक्ट्स में डिफरेंस क्यों होता है। इनफैक्ट अगर आप इन्हीं दो मेटल्स को, कॉपर और जिंक जो है, इन्हीं दो मेटल्स को अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, वहां पे जो प्रोडक्ट आता है बेटा वो तो बिल्कुल ही अलग आता है। जहां पे आपको इन दो रिएक्शंस में NO या N2O बना था, वहीं पे अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं, तच प्रोडक्ट बेटा हमेशा बना कुसु NO2, वहां पे आपका NO या N2O नहीं बनता, ठीक है। तो अब जाके हमें डिफरेंस देखना है कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेने की वजह से यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, क्यों ऐसा होता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है बेटा वो वहां पे चेंज हो जाता है। पहले मैं बैलेंसिंग की बात करूंगा, उसके बाद मैं प्रोडक्ट में डिफरेंट नेचर की बात करूंगा, प्रोडक्ट अलग अलग क्यों बन गए। देखो बेटा, यहां पर आपके पास कॉपर जो है दैट इज प्रेजेंट इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 0 ऑन द रिएक्टेंट साइड, ठीक है। डाइल्यूट की मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉपर हेयर, ठीक है। तो यहां पे कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज 0, राइट। मगर ऑन द प्रोडक्ट साइड चूंकि नाइट्रेट ग्रुप चार्ज -1, दो नाइट्रेट पे टोटल चार्ज होगी -2, उसकी वजह से एक कॉपर जो है उस पे चार्ज होती है +2। तो कॉपर ऑन द रिएक्टेंट साइड 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, मगर ऑन द प्रोडक्ट साइड किस में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। दैट मींस एक एक कॉपर एटम जो है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, ठीक है। अगर एक कॉपर ने बेटा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तो मैंने 3 कॉपर कंसीडर किए, कितने लूज करेंगे, ऑब्वियसली वो 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, ठीक है। अब देखो ना, नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा +5, लेकिन NO में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज +2। अब चूंकि नाइट्रोजन यहां से +5 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, आराम से देख लेना, नाइट्रोजन यहां से +5 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस बेटा एक एक नाइट्रोजन एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। क्योंकि 3 कॉपर एटम जो है वो कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद आपको सिर्फ 2 नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल चाहिए ताकि वो 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सके। बिकॉज एक नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन जो है बेटा वो +5 से +2 में कन्वर्ट होकर 3 गेन कर रहा है। क्योंकि 6 गेन करने के लिए मुझे सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल्स की जरूरत है, मगर मैंने यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल्स क्यों लिए, जो बाकी 6 हमारे पास है बेटा वो 6 असल में हमें यहाँ पे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट आपका बनता है, और इस कॉपर नाइट्रेट को बनाने के लिए एक मॉलिक्यूल में 2 NO3 की जरूरत है, 2 NO3 की जरूरत है, क्योंकि हमें बेटा और इन 3 कॉपर के लिए हमें 6 नाइट्रेट की जरूरत है, तो 6 नाइट्रेट हमें यहां पे लगे, यानी कि 6 नाइट्रोजन हमें यहां पे लगे और 2 नाइट्रोजन हमें यहां पे लगे, कुल मिला के कितने नाइट्रोजन चाहिए, 8। इसलिए मैंने इसको यहां पे 8 टाइम्स HNO3 लिया हुआ है, ठीक है। इसलिए मैंने यहां पे क्या लिया है, 8 टाइम्स HNO3, फाइन बेटा। तो बाकी 2 नाइट्रोजन आपके बैलेंस, ये वो वाले नाइट्रोजन है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, मगर चूंकि 6 नाइट्रोजन ऐसे थे जिनका चेंज नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको बेटा और 6 HNO3 मॉलिक्यूल्स लेने की जरूरत है। असल में अगर इसकी सही बैलेंसिंग लिखी जाए बेटा, सही बैलेंसिंग लिखने के लिए इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 3 टाइम्स कॉपर प्लस वी हैव 2 टाइम्स HNO3 प्लस वी हैव 6 टाइम्स HNO3। असल में तरीका ये लिखने के लिए होना चाहिए था, बिकॉज ये वाले 2 नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो यहां से इलेक्ट्रॉन्स गेन करते थे, और ये वाले नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो गेन नहीं करते। यो यहां पर भी नाइट्रेट थे, यहां पर भी नाइट्रेट है, ठीक है। उनका ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर भी +5 है, और यहां पर भी इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ही होता है। तो यहां पे जो आपके पास ये वाले नाइट्रेट है बेटा, ये सिर्फ कॉपर की चार्ज को बैलेंस करने के लिए है, ये सिर्फ स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए है। क्योंकि आपको यहाँ पे 3 कॉपर के लिए 6 नाइट्रेट की जरूरत थी, इसलिए मैंने बेटा यहाँ पे 6 नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा लिए। क्योंकि 2 ऐसे थे जो इलेक्ट्रॉन गेन करने में यूज हुए, 6 ऐसे थे जो कंपाउंड में चार्ज न्यूट्रलाइजेशन के लिए यूज हुए, कुल मिला के मैंने 8 नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल्स लिए। दैट्स व्हाई मैंने रिएक्शन में लिया था बेटा 8 टाइम्स HNO3। इसी तरह से जिंक की आप बात करिए, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे है 0, मगर यहां पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। दैट मींस एक एक जिंक एटम जो है बेटा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, मगर मेरे पास अगर 4 जिंक है वो कुल मिला के कितने लूज करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। अब यहां पे चूंकि HNO3
HNO3 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है बेटा इनटू N2O, राइट? सो नाइट्रोजन यहाँ पे +5 से N2O में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +1, ठीक है, +1। तो जाहिर सी बात है 8 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए आपको बेटा क्योंकि हर एक नाइट्रोजन जो आपके पास है HNO3 का, हर एक नाइट्रोजन +5 से +1 में कन्वर्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन +5 से +1 में जाते जाते 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर चुका है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए मुझे कितने नाइट्रिक एसिड चाहिए बेटा? मुझे सिर्फ 2 नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल चाहिए इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए। तो बाकी जो यहाँ पे 8 हैं, 10 में से जो बाकी 8 हैं, वो 8 किसके लिए है? जिंक के साथ स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए, जिंक की उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। बाकी जिन 2 नाइट्रोजन्स का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ, वो 2 नाइट्रोजन्स यहाँ पे एक ही कंपाउंड में मौजूद है, ठीक है? बाकी वाटर वगैरह की बैलेंसिंग जो है आप आराम से खुद सोच सकते हैं, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है? उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे। मेरे ख्याल से वक्त हमें इजाजत नहीं देता कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के बारे में। इसमें लास्ट वाली 2 स्टेटमेंट्स और हमारे पास हैं। वी आर लेफ्ट विद 20 मिनट्स ओनली, नमाज और नेक्स्ट क्लास भी आपके पास है। इंशाल्लाह इसके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है? कल पहले 5-7 मिनट जो है इसके साथ देंगे, देन विल बी टॉकिंग अबाउट one more compound in this particular case. They are basically oxides of nitrogen, ठीक है? Thank you so much for being with me today and we'll see you tomorrow inshallah. May Allah keep us in hifz o aman. Stay blessed, stay home, stay safe. Allah Hafiz.